सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान और अमेरिका की जंग में कोई देश उम्मा की बात नहीं कर रहा अब। और पाकिस्तान तो अपना इस्लामी देशों का नेटो बनाने निकल पड़ा था। उसका क्या हुआ? इस्लामी देशों का नेटो बन रहा था। पाकिस्तान भी उम्मा की बात करता थकता ही नहीं है वो, कि सब इस्लामी देश एक साथ हैं। ओआईसी भी यही कह रहा था। महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ नेता सवाल जरूर उठा रहे हैं कि इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी ने ईरान पर हुए हमले पर कुछ क्यों नहीं कहा। आयतुल्लाह खामनेई को मारे जाने पर कुछ क्यों नहीं कहा ओआईसी ने। यह महबूबा मुफ्ती भी सवाल उठा रही है, लेकिन उम्मा की बात इस युद्ध में नहीं हो रही है। क्या उम्मा? मुस्लिम समुदाय के अलावा लोगों को ज्यादा उम्मा के बारे में पता नहीं है। तो उम्मा एक अरबी भाषा का शब्द है और मोटे तौर पर उसका मतलब होता है समुदाय। और उम्मा का कॉन्सेप्ट भी मोटे तौर पर यह है कि इस्लाम को मानने वाले सब एक कौम है, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, किसी भी नस्ल के हों। इसी उम्मा के कॉन्सेप्ट की वजह से कई जगह मुस्लिम समुदाय पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं कि भाई क्या उनके लिए अपने देश से ऊपर अपना धर्म है? क्योंकि उम्मतुल मोमिनीन का कॉन्सेप्ट आज के जमाने के राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट में समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि सारे मुस्लिम एक कौम हैं, चाहे वो किसी देश के भी नागरिक हों। एक उम्मा है और सभी मुसलमान एक बड़ा परिवार हैं जो अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर साहब की बातों पर चलते हैं, कुरान के रास्ते पर जीते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश के हैं, किस नस्ल के हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। मतलब मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस्लाम सिखाता है कि सारे मुसलमान मिलकर अल्लाह की इबादत करें और इस्लाम को आगे बढ़ाएं। यह कॉन्सेप्ट है उम्मा का। तो किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच कोई मसला हो तब तो उम्मा का कॉन्सेप्ट दिखता है कि यह कैसे कर दिया। जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में मसला हो, चुनौती तब खड़ी हो जाती है जब मसला जो है वो मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में ही हो। और वही चुनौती इस युद्ध में कई मोर्चों पर दिख रही है। उम्मा के विचार को ही आधार बनाते हुए 1969 में 1969 में इस्लामी देशों ने अपना एक संगठन बनाया था, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहते थे, अब उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये उनका एक यूएनओ है, समझ लो, इस्लामी देशों का। और ओआईसी का मुख्य उद्देश्य ही मुस्लिम दुनिया की एकता और उम्मा को मजबूत करना है। और ईरान भी इस संगठन का शुरू से सदस्य है। तो फिलिस्तीन पर ओआईसी संगठन इजराइल को तो बोलता है और इस्लामी देश उम्मा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में ओआईसी पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ कई बार दिखा है और पाकिस्तान भी उम्मा का हवाला देता रहता है। लेकिन वो सारे तर्क इस युद्ध में कहीं नजर नहीं आ रहे। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन ओआईसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया और सऊदी अरब पर हमला किया, यूएई पर हमला किया, कतर पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया, अब अजरबैजान पर भी हमला कर दिया, तो ओआईसी ने उसकी निंदा की, यह कहते हुए कि इस इलाके में शांति रहनी चाहिए। तो इस पर तो ओआईसी ने निंदा की। हालांकि ईरान यह लगातार कह रहा है कि वो इन देशों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि इन देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। ईरान लगातार यह कह रहा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ है, लेकिन पड़ोसियों के यहां जो भी अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएगा। लेकिन ओआईसी ने उसकी निंदा की, लेकिन ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की ओआईसी ने। उसमें उम्मा की बात नहीं की। ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरी। 7 साल की बच्चियों से लेकर 12 साल तक बच्चियों की 150 से ज्यादा बच्चियां उसमें मारी गईं, ऐसा बताया गया। और इसे ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा। किसने कहा? यूनेस्को ने कहा। यूनेस्को ने कहा, मतलब यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने इसे अपराध बताया। यूनेस्को ने बताया, यूनिसेफ ने बताया, मानवाधिकार संस्थाओं ने निंदा की, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हैं उन्होंने निंदा की, रूस तक ने बोला, लेकिन उम्मा की कोई आवाज नहीं आई। ओआईसी कुछ नहीं बोला इस पर।
और यह सिर्फ शिया सुन्नी की दरार हो ऐसा भी पूरी तरह नहीं है, कुछ कुछ है लेकिन पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ईरान शिया है और सऊदी अरब सुन्नी है और बाकी ये सारे देश सुन्नी देश हैं। लेकिन ईरान ने तो अजरबैजान पर भी हमला कर दिया, बहरीन पर भी हमला कर दिया, और अजरबैजान और बहरीन में तो ज्यादातर शिया रहते हैं, भले ही उनके शासन में शिया ना हो लेकिन लोग वहां के ज्यादातर शिया हैं, बहुमत शियाओं का है जनसंख्या में, बहरीन में भी और अजरबैजान में भी। तो शिया सुन्नी का तर्क भी वहां नहीं लागू होता। और पाकिस्तान ने तो घोषणा की थी कि उसने सऊदी अरब के साथ एक सैन्य संगठन बना लिया है, एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है। उसको कहा जा रहा था इस्लामी नेटो है, आधिकारिक रूप से ना भी कहा जा रहा हो, लेकिन जो भी बात आ रही थी उसकी आ रही थी कि ये इस्लामी नेटो बन रहा है, कि अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ आए हैं, आगे चलकर तुर्की भी इसमें जुड़ जाएगा और दूसरे इस्लामी देश भी जुड़ जाएंगे, और किसी एक देश पर हमला हुआ तो सब हमला करने के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे, जैसे नेटो में होता है। नेटो में भी यही प्रिंसिपल है कि एक देश पर हमला हुआ तो सब उस हमला करने वाले के खिलाफ उतर आएंगे। तो ऐसा ही इस्लामी नेटो बनेगा। लेकिन इस वाली जंग में तो खैर ओरिजिनल नेटो वाले ही साथ में नहीं रहे। स्पेन ने अमेरिका को, ओरिजिनल नेटो में कौन कौन है, स्पेन वगैरह है, स्पेन ने अमेरिका को मना कर दिया, तुर्की ने भी साथ नहीं दिया, तुर्की भी नेटो में है। तो उस नेटो का तो जो हुआ सो हुआ। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले समझौते में तो पाकिस्तान ने अभी अपना डंका पीटा ही था कि ओले पड़ गए। कह रहे थे कि आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की सेना के साथ तो ट्रेनिंग की है, वो उम्मा की रक्षा के लिए लड़ने वाले सिपाही हैं, और समझौता ही ये हुआ है, डिफेंस पैक्ट ही ये हुआ है कि सऊदी अरब पर अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान हमला करने वाले देश पर अपनी फौज उतार देगा। तो लो, कर दिया ईरान ने हमला, ईरान ने हमला कर दिया सऊदी अरब पर, तो क्या पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देगा? बॉर्डर तो उसका लगता है ईरान से, बॉर्डर लगता है उसका ईरान से, और यह भी कोई लॉजिक नहीं दे सकता वो कि किसी इस्लामी देश पर वो हमला नहीं करेगा क्योंकि उम्मा एक है, क्योंकि दूसरे बॉर्डर पर अफगानिस्तान पर वो हमला करके बैठा है, वो भी तो इस्लामी देश है, वहां तो वो बमबारी कर रहा है। और ये सवाल सिर्फ इसी जंग में खड़े नहीं हुए हैं, ईरान और इराक की जंग में भी यही सवाल थे। जब इराक ने ईरान पर हमला कर दिया था, 1980 से 1988 तक जंग चली ईरान और इराक की। ओआईसी तब भी बना हुआ था, तब भी उम्मा की बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही इस्लामी देश। फिलिस्तीन की सब बात करते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को पनाह देने के लिए आगे नहीं आते। ये रोहिंग्या मुस्लिमों को कोई शरण नहीं देना चाहता इनमें। सीरिया में लड़ाई हुई तो वहां के लोग पनाह लेने के लिए कहां गए? यूरोप गए। कुर्द मुसलमानों की लड़ाई किससे चल रही है? तुर्की से चल रही है, ईरान से भी चल रही है, इराक से भी चल रही है। इस्लामी मुल्कों से कुर्द मुसलमानों की लड़ाई चल रही है, लेकिन वहां उम्मा नहीं है। चीन के वीगर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप तो चीन की सरकार पर लगता है, वहां भी उम्मा की तरफ से कोई आवाज नहीं आती, जबकि वो तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला है। चीन की सरकार तो मुस्लिम नहीं है, वो वीगर मुसलमानों पर जुल्म करती है, ये खबरें आती हैं, उस पर उम्मा कुछ नहीं बोलता, ओआईसी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता। तो ये पहली बार नहीं हो रहा जो हो रहा है, लेकिन इस जंग में सवाल सीधा सामने खड़ा है कि अगर बाकी मसलों पर सब मुस्लिम एक हैं, यह आवाज आती है, तो इस जंग में सब किस तरफ है? ईरान के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? अगर ईरान के साथ हैं तो उसकी सेना छोड़ो, उसकी स्कूल की बच्चियों पर हमले पर भी क्यों नहीं बोल रहे? ईरान को अगर अजरबैजान पर हमला नहीं करना चाहिए था तो अजरबैजान तो इजराइल को तेल दे रहा था। तो फिर तो सब अपना अपना देख रहे हैं ना, सब अपना अपना देख रहे हैं। सबके लिए अपना देश सबसे पहले है। जो अपने देश के हित में है उसी के साथ सब खड़े हैं, अपने अपने देश में। यह नहीं कि वो उधर मुसलमान है तो हम उनके साथ हैं, सब अपना देश का देख रहे हैं। यही हकीकत है। यह धर्म के लिए युद्ध नहीं है, इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम देश में किस देश में रहते हैं? उसका नाम है इंडोनेशिया। उसका तो नाम भी नहीं आ रहा यहां पर कहीं। धर्म के लिए होने वाले युद्धों का दौर कब का बीत चुका। युद्ध देशों के बीच होते हैं, 100 बात की एक बात।